नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। बात करेंगे आज कैसे पाकिस्तानियों के साथ कहां पर क्या कुछ हो रहा है और आपको विस्तार से बताने का प्रयास भी हम करेंगे कि आखिर देखिए, जो इस्लामिक देशों का एक मसीहा होने की बात करता है और सबसे ज्यादा दिखाता है कि हम धर्म की बात, अपने मजहब के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारी फौज जो है वो भी इस्लाम पर आधारित है, उसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, बात करेंगे लेकिन भारत से जोड़कर इसको। भारत अपने विदेश नीतियों से हर जगह जहां सबसे प्रगाढ़ संबंध और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नागरिकों को विदेशों में बचा भी नहीं पा रहा है। हाल ही में कतर ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने अथक प्रयासों से उन्हें रिहा करवा लिया था और उनको घर वापस भी बुला लिया था। मुक्त होने के बाद भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी यानी पूर्व अफसरों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया था, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए थे। उसी सऊदी अरब ने गत दिनों 5 पाकिस्तानियों को फांसी पर भी लटका दिया है। शाही आदेश के बाद इन 5 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटकाया गया। बता दें कि इन पाकिस्तानियों ने निजी कंपनी पर हमला किया था। पाकिस्तानियों ने सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर एक की हत्या कर दी थी। इससे एक बात तो साफ है कि विदेश नीतियों के मामले में भारत शीर्ष पर चल रहा है। क्या भारत की विदेश नीतियां पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक हैं, या ये विदेश नीतियां देश को विकसित भारत की राह पर ले जाने की पहली सीढ़ी साबित होंगी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, गेस्ट पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटका दिया। अरब के शाही आदेश के बाद 5 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटका दिया गया। मक्का में इन 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दी गई। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों ने निजी कंपनी पर हमला किया था। पाकिस्तानियों ने सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर एक की हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले ही भारत को एक बड़ी जीत मिली थी। कतर ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें रिहा कर दिया गया था और ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। बस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद किया। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये थी भारत की ताकत। थी आपने ये भी समझना होगा कैसे कि कतर में जब फांसी की सजा भारत के पूर्व नौसैनिकों को सुनाई गई थी, पूरे देश में एक तरीके से मातम हो गया था। सब कोई परेशान होने लग गए थे कि आखिर आगे होगा तो क्या होगा। लेकिन कूटनीति यानी डिप्लोमेसी, इसी को कहते हैं, भारत ने अथक प्रयास किए, अपने रिश्ते इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से बेहतर किए हैं, इसमें आप श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, क्योंकि विदेश नीति पर उनका जिस तरीके से फोकस रहा है, और हर जगह, चाहे सऊदी अरब की बात की जाए, चाहे कतर की बात की जाए, हर जगह जो रिश्ते हैं अपने देश के वो बेहतर करने का प्रयास किया गया। उसी का नतीजा है कि हमारे जो नौजवान थे, जिन्होंने देश की सेवा की थी, जो किसी निजी कंपनी में काम करते थे, उन पर जब एक संगीन आरोप, चाहे वो झूठा आरोप था, वो भी, उसमें भी षड्यंत्र था, वहां से बचाकर लाने में हमारा देश कामयाब रहा। लेकिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी जो कि क्राइम करते हैं, अपने देश में तो करते हैं, विदेश में भी करते हैं, वहां पर उनको बचाना नामुमकिन हो गया। मौत की सजा हाल ही में उनको सुना दी गई। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन
स्क्रीन्स पर। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे काफी कुछ समझना होगा। और हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और कमांडर चक्रपाणी जी, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, अगर मैं पूरा नाम आपका लूं तो आपका नाम हमारे चैनल से बिल्कुल मैच करता है और आप हर बार इस बात को कहते भी आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सुदर्शन जी, आपसे ही इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो मामला है, हालांकि देखिए मौत की सजा सुनाई गई, किसी के घर में कुछ परेशानी का विषय तो बनता ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक संदेश जरूर है जो कि खुद को धर्म का ठेकेदार बताता है। कहता है कि भाई हमको देखो, हमसे सीखो, हम इस्लाम के नाम पर चलते हैं। एक करारा तमाचा फिर वहां पर पड़ा है और लगातार जिस संख्या में पाकिस्तानियों का एग्जीक्यूशन वहां पर होता है, फांसी उनको दी जाती है, एक मिसाल ये पेश करता है कि खाली जो धर्म के आधार पर चलने वाले देश हैं उनकी इज्जत बाहर नहीं होती। क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या रहेगा इस खबर को लेकर, और कोई जानकारी भी अगर आप देना चाहें तो? शिवम जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और सुदर्शन टीवी के सारे व्यूअर्स को, सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक सवाल होता है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज रियल पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स में नहीं आते साथ। अगर आप सिर्फ सऊदी अरेबिया को देखिए, पिछले 13-14 साल में तकरीबन 1200 लोगों को एक्सिक्यूट किया है सऊदी अरेबिया ने। इनमें से 490 हैं फॉरेनर्स। इन 490 में से 164 पाकिस्तानी हैं। आमतौर पे अगर आपको यह लगता है क्योंकि सिर्फ आप पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं और क्राइम करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसी सोच सिर्फ हिंदुस्तान में लोग दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, बाहर नहीं चलती। इसकी तुलना हम कतर के साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरा मामला था। कतर को भी मालूम था वो फर्जी मामला था। और इंडिया की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, जो कूटनीति है, उसको पता है अगर वो चाहे तो इंडिया उसका राशन पानी बंद कर सकती है। लेकिन ये चीज चक्रपाणी जी, आपने कतर वाला विषय जो उठाया, मैं बीच में आपको 1 मिनट के लिए इसलिए टोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो मामला रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर ये आरोप पाकिस्तान पर झूठा भी होता, मैं ये गारंटी देता हूं तब भी इनकी एग्जीक्यूशन हो जाती। ये तब भी बचा नहीं पाते, भारत ने तो बचा लिया। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये इस मामले में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों पाकिस्तान नहीं बचा सकता? क्योंकि पाकिस्तान का कोई ये हैसियत ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। इकोनॉमी नीचे गिरी जा रही है, 30% प्लस इन्फ्लेशन। सिक्योरिटी, पहले एक जमाने में पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था सऊदी अरब को, आज कहीं नहीं है उस मामले में। सबको पता है जहां भी होगा कटोरा लेके पहुंच जाएंगे। अब देखिए नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, थोड़ी देर में सऊदी अरब में पहुंचेंगे कटोरा लेके, बिल्कुल, कि हमें पैसे दे दीजिए। ठीक है, उनकी हालत ऐसी है कि भाई ना घर के, ना घाट के, ना मुसलमानों के, ना किसी और के। जो उनको सबसे ज्यादा पैसे देगा वो उसके बन जाते हैं, चाहे वो कल चीन के थे, आज अमेरिका के हैं, परसों किसी और के होंगे। तो नेचुरली पाकिस्तान के पास कोई औकात नहीं है कि जियोपॉलिटिकली वो कोई भी चीज वहां पे कर सके। ये बिल्कुल विपरीत है इंडिया के। अगर हिंदुस्तान चाहता, और ये अगर हिंदुस्तानी हो भी होते तो हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया को कह सकता था कि देखिए आपका राशन पानी हम बंद कर सकते हैं, आपका खाना पीना हमारे पास से आता है, आपको हम इतनी सारी सपोर्ट देते हैं, हम आपके सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक आते हैं। और ये बेहतरीन बात है कि प्रेशराइज करना वो डिप्लोमेसी की जो बात है कि भाई जंग नहीं है कि भाई आप हर जगह हथियार लेके पहुंच जाएं, आपको डिप्लोमेसी का भी उपयोग करना चाहिए। वही तो सब तरतीब है, उसी के कारण तो ये जीत हासिल की जाती है। सुरेश कुमार गोयल जी, एक मैसेजिंग के तौर पर भी एग्जीक्यूशंस, मैं पहले आपसे ये पूछ लेता हूं, लगातार सऊदी अरब में जिस तरीके से एग्जीक्यूशंस का दौर भी जब कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूशंस का दौर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो आंकड़े इन्होंने दिए, 490 फॉरेन नेशनल्स की बात, 164 पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर एग्जीक्यूट होते हैं। ये क्या ट्रेंड दिखाता है पाकिस्तान के बारे में? आखिर वो विदेश में जाके जो आरोप हैं सुरेश जी वो इतने घातक हैं कि भाई इन्होंने एक कंपनी को रेड किया, रेड करके एक बांग्लादेशी गार्ड की हत्या कर दी, ये पाकिस्तान में नहीं रहकर विदेश में जाके ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। ये बहुत घातक है और ये ट्रेंड दिखाता है कि क्यों एग्जीक्यूशंस पाकिस्तानियों के होते हैं। आपकी राय? देखिए ऐसा है कि मैं जो अभी चक्रपाणी जी ने डाटा दिया भी,
मेरे पास वो इतना सारा डिटेल डाटा तो नहीं है, तो ये मैं कहने में काफी असमर्थ हूँ कि इसमें पाकिस्तानी कितने कितने नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है, मैं मानूंगा कि जो चक्रपाणी साहब ने कहा वो डाटा सही होगा जहां से भी लिया है ये। लेकिन बात यह है कि अगर हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया में पिछले 5 सालों में नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ गया है, तो थोड़ा बढ़ा है, ज्यादा ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं डाटा अभी देख रहा हूँ, वो 2015 में 158 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया और 2022 में 196 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। मतलब कि 7 साल में तकरीबन 40 लोग बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एक तहलका सा मच गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के टाइम पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि कम हो गए हों, जितने हैं उतने ही रहे, बढ़ गए। क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। 82% इंक्रीज ये खाली बताया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान, किंग सलमान की गद्दी पर आने के बाद से ही ये जो है आरंभ हो चुका है इसका। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? 2015 से अगर जो आंकड़ा बताया जा रहा है। हाँ, देखिए जो भी डाटा है, मैं भी डाटा ओपन सोर्स डाटा देख करके ही बोल रहा था, तो कहना मुश्किल है कि जो आप बता रहे हैं वो डाटा सही है या जो मैं पढ़ रहा हूँ डाटा वो डाटा सही है। लेकिन बहरहाल मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि हम इसके डाटा को लेकर छोड़ देते हैं। क्या है बात आपने करी है कि पाकिस्तान के 5 आदमियों को वहां पर फांसी पे लटका दिया गया या उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और इस मामले में हिंदुस्तान और पंजाब की जो कूटनीति है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैं उसमें 1-2 चीजें कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि हमारी कूटनीति और पाकिस्तान की कूटनीति में कंपैरिजन करना बिल्कुल बेमानी होगा। हमने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि हम आपको पाकिस्तानी सतह पर नहीं लाएंगे। हमारा पाकिस्तान से जो हाइफेनेशन है वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जो कर रहा है नहीं कर रहा है वो पाकिस्तान का मामला है, हमारा मामला अलग है, हमारी हैसियत अलग है, इकोनॉमिक हैसियत अलग है, हमारी जो डिफेंस की हैसियत है अलग है। हमारा गल्फ में जो एक कनेक्शन बढ़ा है, I2U2 भी रहा है, MECC आईबेक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम। गल्फ में हमारा जो रिलेशन है एनर्जी सप्लायर के तौर पर पहले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान से हमारे जो रिश्ते हैं काफी करीबी के करीब आ गए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को मैं इस मामले में बीच में नहीं लाना चाहूंगा। बिल्कुल हम जी, मेरे को एक वाक्य और बोलने का मौका दीजिएगा। बोलिए। तो हाँ, तो भारत से गल्फ के संबंध काफी अच्छे हैं। कतार में आपने देख लिया कि हमारा जो संबंध कितने अच्छे रहे, उसका आपने नतीजे देख लिया। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज कि अगर हम ये सोचना चाहें कि जो हुआ है ये 5 लोगों को फांसी हुई है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के संबंध कमजोर हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये सोचना जल्दबाजी होगी। OIC बीच में अभी इस्लामिक लोगों का जो ग्रुप है वो काफी स्ट्रांग है अभी भी। तो हमको उसको देखते हुए बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आपकी बात मैं बिल्कुल यहां समझ गया। आपने कहा कि ये इसको अगर इसका कोई मतलब एक रिजल्ट निकालना कि सोचना कि भाई इनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, ये जल्दबाजी जरूर हो जाएगी। लेकिन एक मैसेज पाकिस्तान में बैठे उन मुसलमानों को ये जाता है कि भाई अगर आप सोचें कि आप वहां पर सेफ हो गए क्योंकि पाकिस्तान से आप जाते हैं, एक इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते वहां से आपको कोई सेफ्टी नेट प्रोवाइड होता है, तो वो बिल्कुल नहीं है। हाजी नाजिम जी भी आपका भी स्वागत मैं करता हूं, आप भी हमारी चर्चा में इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों ने ये चुनाव किया, जिन्होंने समर्थन किया कि भारत का बंटवारा हो जाए? उन मुसलमानों के लिए भी तो ये संदेश है कि आज वो देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान अगर किसी विदेश की धरती पर जाता है, तो आपको ये बेहतरीन ढंग से पता होगा, आपके मित्र कभी बाहर जाते होंगे, तो जो पासपोर्ट की शक्ति भारत की है वो विदेश में रह रहे मुसलमान की बिल्कुल नहीं है, और खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान की तो बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि इक्वेट करने का प्रयास किया जाता है, हमारी बोलियां सेम है, देखने में सेम लगते हैं, लेकिन ये बाउंड्री के इस पार ये नीतियां और हिंदुओं का होना एक सिक्योरिटी नेट प्रदान करता है कि नहीं? हाजी नाजिम जी। शिवम जी, देखिए जिस तरीके से अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे अपने बुजुर्गों ने मेरे भारत चुना, क्योंकि देखिए गांधी जी का देश मेरे बुजुर्गों ने सुना, क्योंकि जिन्ना के देश को उन्होंने लात मार दी थी। और देखिए, और सबसे बड़ी बात यह, हमारे भारत की तुलना तो किसी भी देश कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। भारत हमारा सर्वोपरि है, पूरी दुनिया पे सबसे बड़ा जो हमारा भारत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। और देखिए, जब देशभक्ति की बात आती है तो हाजी नाजिम अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से भी सऊदी अरब के अंदर ये एक माहौल बना है, फांसी दी गई है, तो इसके लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक मामला है,
और वहां तो सरिया चलता है, और जबकि हमारे भारत के अंदर नाज़िम साहब, ये शरिया को भी आपसे समझने के लिए तो आपको हम यहाँ बुला रहे हैं कि भाई ये शरिया के अनुसार इतनी ज्यादा एग्जीक्यूशंस, इसकी भी अनुमति क्या होनी चाहिए? क्या तुरंत के भाई अगर आप चोरी करी तो हाथ काट दिया जाए, उसको अब थोड़ा तब्दीली लाके कहा जाता है कि उनकी उम्र कैद में उसको तब्दील कर देते हैं, ज्यादा दिन उनको वहां कैद में रखा जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना भारत में ऐसा आपने कहां सुना होगा कि एग्जीक्यूट कर लिया जाता है? सऊदी अरब में एग्जीक्यूट करना मतलब मौत की घाट उतार देना, क्या आपको लगता है ये सही है उनके द्वारा किया जा रहा है? शिवम जी देखिए, अभी देखिए आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, फिर भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपको बताता हूं कि देखिए भारत संविधान से चलता है और संविधान के अंदर हर किसी को अपना राइट है। और देखिए सऊदी अरब जो चलता है वो शरिया से चलता है, कुरान के सारी दलीलें वहां दी जाती है, कुरान के मुताबिक ही वहां पर सजा दी जाती है। और देखिए जिस तरीके का बार बार ये कहा जा रहा है, अगर कोई भी इंसान अगर चोरी करता है, वहां शरिया कानून है सऊदी अरब के अंदर, तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं, उससे सजा मिलती है। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद वहां पर सजा उनको मिलती है। क्योंकि देखिए मैंने हज कराया, हज में मैंने वहां देखा जो भी अगर चोरी करता था तो उससे जुमे की नमाज के बाद वहां पर सजा मिलती थी। वही देखिए हमारे भारत की जो कानून प्रक्रिया बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत ही हर नागरिक को अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया जाता है। जब पता चलता है कि वो प्रूफ नहीं कर पाता तब उसको सजा दी जाती है। बिल्कुल, देखिए भारत तो संविधान से चलता है, और वही बात मैं बार बार आपको कहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर सर सिर्फ और सिर्फ सरिया है, और सब वहां जितना भी अगर किसी को सजा मिलती है तो शरीयत के हिसाब से ही उसको सजा मिलती है। और ये बेहतर नहीं है क्या, जिसे आपकी बातों को अगर मैं समझ पा रहा हूं कि भाई अगर धर्म के आधार पर, चाहे वो धर्म हो या मजहब के आधार पर, अगर राष्ट्र में कानून बनाया जाए, उसके आधार पर अगर सजाएं दी जाएं तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है बतौर संविधान का। अगर संविधान के नाम पर सजा दी जाए, उसके अनुसार चला जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाजी नाज़िम जी। हाँ देखिए शिवम जी, देखिए मैंने अभी कहा ना, देखिए हमारा भारत है संवैधानिक है। हाँ। और यहाँ हर कोई संविधान को मानता है। और देखिए एक नेशनल टेलीविजन पर आप अगर कंपैरिजन भी करते हुए बता दें कि आपका पक्ष क्या है कि भाई एक मुसलमान होने के नाते कि एक शरिया कानून क्या अगर कहीं लागू हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाता। इसमें छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि यहाँ 5 जाने भी तो गई हैं। हाँ देखिए शिवम जी, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर इस्लामिक राष्ट्र में अगर वहां पे भी अगर संविधान अगर लागू हो जाए, वहां पे भी उनका एक संविधान बन जाए, तो शायद ये जो अभी 5 जिंदगी आप बता रहे हैं वहां पर सेफ हो सकती थी। लेकिन सर वहाँ हमारा जो इस्लामिक राष्ट्र है, जिन मुल्कों के अंदर 57 मुस्लिम कंट्री है, वहां पर इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहां पर हर किसी को अगर उसने सजा करी है तो उसको कुरान के मुताबिक सजा दी जाती है। तो ये भारत के कानून में और जो शरिया कानून में ये फर्क है। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा संविधान है। और देखिए आप थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं हाजी नाज़िम जी, वो मतलब आप इसको कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप बचते हुए यहाँ पर जवाब जो दे रहे हैं वो एक मैसेज आपका गलत ना चला जाए लोगों को कि भाई कंपैरेटिव, आपने कहा कि भारत का संविधान अच्छा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सीधा नहीं बोल रहे हैं कि शरिया कानून से नहीं चलाया जाए। मैं आपको दूंगा, पर देवनाथ जी काफी देर से बैठे हुए हैं। देवनाथ जी, मैं आपसे एक रिएक्शन ले लूं, आप पे आएंगे, दोबारा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको मौका दिया जाएगा। देवनाथ जी, जिस तरीके से ये एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, और एक मैसेजिंग के तौर पर आप ये समझिए कि पाकिस्तानियों का नाम ही क्यों आता है, चाहे ब्रिटेन की बात की जाए, ग्रूमिंग जिहाद एक टर्म है जहां पर उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो भाई बच्चियों को फंसाते हैं, उसके साथ साथ ड्रग्स बिकवाते हैं। तमाम देशों में पाकिस्तानी मशहूर हैं, सही साफ शब्दों में कहूं तो बदनाम है, और बॉर्डर के इस पार भी तो मुसलमान है। आप वो देखिए उनकी रिस्पेक्ट में बाहर जब जाते हैं कितना फर्क है, कितना अंतर है। भारत से अगर कोई मजदूर, कोई लेबर अगर श्रमिक जाता है विदेश में काम करने, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, ज्यादा इज्जत मिलती है बतौर एक मुसलमान जो पाकिस्तान, जो बाउंड्री उस पार है, उसकी इज्जत में इतना जमीन और आसमान का फर्क। देवनाथ जी। जी हाँ शिवम जी, मैं आपको बता दूं कि भारत से जब भी लोग विदेश में जाते हैं, हम अपने मेहनत से कमाई करना चाहते हैं, हम अपने ज्ञान से और अपनी प्रोफेशनल नॉलेज से पैसा अर्जित करने के लिए जाते हैं। दुनिया भर में भारत से चाहे मजदूर जाएं या हमारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएं, उनकी बड़ी इज्जत होती है, चाहे वो पश्चिमी देश हों, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के देश हों, चाहे अफ्रीका के देश हों। और तो और भारत के लोग मुस्लिम देशों में भी काफी अच्छा अपने लिए नाम कमाए हैं, भारत के लिए नाम कमाए हैं। दुविधा की बात यह है कि पाकिस्तान की जो बेसिक फिलॉसफी रही है कि येन केन प्रकारेण चोरी चकारी करके पैसा अर्जित करो, ये उन्होंने पिछले सदियों से, पिछले 70 साल से पाला हुआ है। तो मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और दुनिया भर में भारत के नागरिकों की सम्मान होती है। एक और चीज शिवम जी मैं जाते जाते बोल देता हूं कि देखिए अब दुनिया में जितने नियम कानून है रूल बेस्ड वर्ल्ड में,
वो मॉडिफाई हो रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में ही अगर हम देखें तो आस्ते आस्ते मौत की सजा को तवज्जो नहीं दी जाती है। भारत में भी मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन हम इसका बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इस्तेमाल करते हैं। तो शायद कुछ मुस्लिम देशों में या इक्का दुक्का कम्युनिस्ट कंट्रीज में जैसे चीन है, वहां पर सजाए मौत देना और उसको एग्जीक्यूट कर देना इतना कॉमन है। शायद इन देशों को भी आस्ते आस्ते सीखना पड़ेगा और उनका जो रिवाज है, अब जैसे हम सऊदी की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सुन्नी हैं, सलाफी संप्रदाय को मानते हैं, तो थोड़ा ज्यादा कट्टरपन दिखाने के दिन अब गए। शायद इन सब मुस्लिम भाई जो हमारे हैं वो समझते होंगे कि इन देशों को आस्ते आस्ते अपने को थोड़ा नरम नियम बनाने पड़ेंगे आजकल के नए दुनिया के जो नए नियम कानून है उसके मुताबिक। बिल्कुल जी शिवम जी, बिल्कुल बिल्कुल तमाम आपकी दलीलें जो उससे समझ में आता है कि भाई मॉडर्नाइजेशन भी बहुत आधुनिकीकरण जिसको कहा जाता है, चाहे आप सनातन धर्म की बात की जाए, वहां पर भी अगर कुछ लगता था, वहां पर डाउट है तो उसको हटाया गया। उसी तरीके से अगर सऊदी अरब में इसका होना ना होना पाकिस्तानी की जान गई तो हम कोई यहां पर जश्न तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये आईना है पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ, भारत से कुछ तो सीख लो। कैसे सऊदी अरब में, वो भी मक्का में 5 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटका दिया गया, उनको मौत की सजा दे दी गई और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तानियों को वहां पर फांसी पर लटकाया जा रहा है, एक ट्रेंड यह बताता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का एग्जीक्यूशन यानी उनको मौत के घाट उतारा जाता है सऊदी अरब में। कमांडर चक्रपाणी जी वापस अब आपके साथ आते हैं। आजी नाजिम जी व्यस्त थे किसी और कार्यक्रम में तो वो वहां पर चले गए, लेकिन जिस तरीके से एक ट्रेंड सामने आया है कि मोहम्मद बिन सलमान की जब बात की जाती है तो वो जो कट्टरपंथ था, एक तो ये कुछ मिसालें जो हैं वो पेश की जाती हैं, लेकिन ये ज्यादातर अपने मुस्लिम जो देश हैं उन्हीं के लिए ज्यादा मिसालें जो हैं वहां पर जैसे पाकिस्तानियों का एग्जीक्यूशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन भी वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अबू धाबी की अगर बात की जाए तो वहां पर देखिए मंदिर अब बन चुका है, यह भी एक बड़ा अचीवमेंट है, यह मोदी सरकार के दौरान हुआ है। ये तमाम चीजें अब हो रही हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था व्यक्ति, और मदीना तक में वहां पर स्मृति ईरानी जी का जाना, ये तमाम घटनाक्रम, तमाम चीजों को आप देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं इन सभी इवेंट्स का? देखिए शिवम जी, 3 बेसिक बातें हैं। नंबर 1, सऊदी अरेबिया एक तरह से लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो महिलाओं को ड्राइविंग करने का वो पावर मिल गई है, ये बड़ी बात आपने बोली। चाहे वहां पे थिएटर्स भी खुल गए हैं, ठीक है, मस्जिदों में आजान बंद कर दिया गया है कि भाई आप साइलेंट हो जाएं, आपको 5 दिन में 5 बार नहीं करनी है, ठीक है। नई सिटी बन रही है जो बिल्कुल विपरीत होगी नॉर्मल इस्लामिक कल्चर से। ये सब वो एक तरह से उदारीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वहां की जो आम जनता है, जो देवनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा था, वो बेसिकली सलाफी है, कट्टर है, उनको भी उन्हें खुश रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइव तो उनको सऊदी अरब में करना है। बिल्कुल, तो वो कंजर्वेटिवनेस भी दिखाएंगे। तो एक वो पहलू है। दूसरा पहलू है पाकिस्तान का, कि वहां देखिए एजुकेशन जो आपकी मदरसा में हो रही है, कट्टरवाद की हो रही है। आपको बताया जाता है कि मुस्लिम उम्मा की वजह से आप सब कुछ कर सकते हैं और आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत चीज है। तो जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ यही होता है जो हो जाता है। और तीसरा पहलू है हिंदुस्तान के ऊपर, हमें क्या देखना है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मौलाना जी नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज है, हमको यहाँ पे रिव्यू करना है। एक तरफ हमारे कुछ लोग कहते हैं हमें शरिया के हिसाब से चलना है, हमारा ये रूल, हम शरिया के हिसाब से ही चलेंगे और कोई तरीका नहीं है। और जैसे ही क्रिमिनल लॉ के पास आते हैं, नहीं हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए। अब ये डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है। देयरफॉर आपको भी अपनी सोच बदलनी है, चाहे वो हिजाब के नाम पे हो, चाहे वो किसी और नाम पे हो। हर चीज में इस्लाम खतरे में नहीं आता, हर चीज के लिए सर तन से जुदा नहीं कर सकते। यहां तक कि जो ये हमको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, हमारे मुसलमानों को भी अपना चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को नया जो मॉडर्न युग है, जो देवनाथ जी ने अगेन फिर सही कहा था कि ये जो चीज है अब वो पुराना कट्टरवाद गया, रूल बेस्ड ऑर्डर आएगा, रूल बेसिस के ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा, विच मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
बिल्कुल, ये तमाम बातें जिस तरीके से आपने की कि रूल बेस्ड चलें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें। सुरेश कुमार गोयल जी, डिप्लोमेसी की क्योंकि बात है, आप ज्यादा बेहतर उसको समझते होंगे। पाकिस्तान में जिस तरीके से जानबूझकर वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज होने ही नहीं देते, तो क्या बात करेंगे इमरान खान, वो चुनाव ना लड़ पाए, जेल में उनको रखा जाए, वो अगर चुनाव जीत भी जाए तो उसको भी इस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के द्वारा, तो ये क्या एक डिजास्टर की तरफ जाता हुआ एक संकेत है जिसको हमें भी समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट एक जैसी, अगर ऐसी कट्टरपंथी गवर्नमेंट अगर कहीं पर होती है जो कि खाली अपनी मजहब के नाम पर जो चलाई जाती है, उसमें ये खतरनाक चीजें जो है वो सामने आती हैं। पाकिस्तान के लोग भी अब ये सोचते होंगे कि भाई देखिए, कतर से अगर भारत अपने लोगों को बाहर निकाल सकता है तो हम पाकिस्तानियों को कुछ बचा तो सकते थे, उम्र कैद में तो तब्दील उसको किया जा सकता था। सुरेश जी, पाकिस्तान की सरकार बनी है, चाहे अभी हो या इससे पहले 5 साल पहले जब इमरान खान साहब प्रधानमंत्री बने तब की बात कर ले, इससे पहले नवाज शरीफ की बात कर ले, सबसे बड़ी आफत कट्टरपंथी की नहीं है। कट्टरपंथी का जो एक ट्रेंड चला है वो अभी चला है पिछले 10-12 साल में, उसका एक वो अलग चीज है ये। लेकिन पाकिस्तान में सरकार हमेशा, वो जो फौज है वहां पर आर्मी, उसके सपोर्ट के बिना या उसके कहे बिना सरकार नहीं बनती है जी। तो ये भी जो सरकार बनी है, शहबाज शरीफ और जरदारी की बिलावल की जो सरकार बनाकर कोएलिशन आया है, ये वो कोएलिशन भी क्योंकि एक तरह से आर्मी की ब्लेसिंग रही है, उसके ऊपर आया है क्या, ताकि इमरान खान वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये सरकार बेसिकली इमरान खान को पीछे रखने के लिए है, कट्टरपंथी वगैरह का इससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां तक सरकार के टिके रहने की बात है, जब तक आर्मी का उनके ऊपर हाथ रहेगा टिके रहेंगे। जहां आर्मी का हाथ खत्म हुआ या ये देखा गया कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बीच में बातचीत आगे 1 साल से आगे नहीं बढ़ पा रही है और दोनों फिर से अलग हो गए, तो सरकार फिर नीचे गिर जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे, ये बिल्कुल अलग से चलती रहेगी। देखने वाली बात यह है कि हालांकि यहाँ पर सरकार को गिराने और बस 10 सेकंड में बीच में आपके बोल रहा हूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि सेम सिचुएशन अगर भारत के साथ होती तो ये ज्यादा इजी होता बचाना या नहीं होता, आपका क्या, अगर एक आप इसमें देखिए एक कंपैरिजन अगर किया जाए। नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी दर्शक हमें बहुत ज्यादा देखते हैं, उनको लगता है कि क्या गलतियां उनके देश में हो रही हैं, तो उनको समझना पड़ेगा ना। देखिए, आप जब भारत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, भारत में जो भी है फिर भी इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। अब इलेक्शन में चाहे जो भी हो, कितने मेजोरिटी किसकी आती है, वो बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आर्मी का इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बनती है पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, इसमें आर्मी का कोई हाथ नहीं होता। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, आप ये देखिए कि बावजूद इसके कि वहां पर आर्मी का इतना बड़ा इंटरवेंशन होता है, ना अमेरिका बीच में बोलता है, ना सऊदी अरेबिया बीच में बोलता है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको भरोसा भी खाली आर्मी के ऊपर ही है कि और बिल्कुल और एक ही बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की, जिससे मैं समझ रहा हूं कि केवल आर्मी का ही अगर राज हो तो वहां की आर्मी भी उतनी बड़ी नहीं हो पाई जिसको हो जाना चाहिए था। तो केवल डिफेंस पर भी अगर फोकस जो है, देवनाथ जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि केवल डिफेंस में फोकस करते करते उनका डिफेंस सेक्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, सब कुछ अगर वहां पर फौज के द्वारा किया जा रहा है। मेरा प्रश्न आपसे भी यही रहेगा कि अगर ये भारत मतलब पाकिस्तान की जगह भारत होता और यही अगर क्रिमिनल्स भी क्यों ना होते, तो उनको बचा पाना या उनकी सजा में कमी लाना, ये ज्यादा संभावना है, आपको नहीं लगता अगर होती, अगर कूटनीति के तौर पर भी इसको देखा जाता? देखिए शिवन जी, मैं आपको पैरेलल्स जो है कतार वाले केस के साथ अप्रोक्सीमेशन है कि मोटा मोटी अगर ऐसा ही केस भारत के किसी नागरिक के साथ सऊदी में होता तो भारत की सारी जुडिशियल सिस्टम, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, हमारे सॉलिसिटर जनरल, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, तुरंत एक्शन में आ जाता। एक और चीज क्या है कि भारत में अभी एक अच्छी बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, उनकी बात दुनिया में सुनी जाती है। और तो और भारत एक सार्वभौम देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे हालात में पर्सनल इंटरेस्ट लेकर विदेश की सरकार या विदेश में, जैसे आप सऊदी में हैं तो प्रिंस सलमान के साथ डेफिनेटली एक बार बात कर लेते। तो एक हर देश का अपना नजरिया होता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि लीगल तौर पर अगर ऐसा ही किसी भारत के नागरिक के साथ कहीं पर भी होता है, सऊदी में भी होता है, तो हम कम से कम इतनी तो कोशिश करते
कि उनको वहां सजाए मौत ना हो, उसको हम सऊदी के सार्वभौम हैं, वहां के प्रिंस हैं, वहां के किंग्स हैं, उनके साथ बात करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी सुनिश्चित करते कि सजाए मौत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ देवनाथ जी, अगर बीच में मैं ये कहूं कि शक्ति ही शक्ति की इज्जत करती है, तो क्या सही नहीं है? स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। मैं आपको बताता हूं कि भारत के नागरिक के साथ कहीं ऐसा होगा तो हम तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर चुके हैं कई देशों के साथ कि आप हमारे नागरिकों को अपने देश में उनको फांसी मत दीजिए, आजीवन कारावास मत दीजिए। हम भारत में उनको प्रत्यार्पण करेंगे और भारत सजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हाजी नाजिम भी हमारे साथ हैं, उनका भी धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडर चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तानी जो खुद को बताते हैं कि भाई हम धर्म को आगे लेकर, मजहब को, माफ कीजिएगा धर्म तो है नहीं, अधर्म है वहां पर, वो अपने मजहब को आगे लेकर चलते थे और उन्हीं के साथ क्या हाल हुआ। उन्हीं के एक, अगर धर्म की बात की जाए, उनके मजहब की बात की जाए, तो इस्लामिक राष्ट्र में ही उनके लोगों को फांसी हो जाती है, उनका देश उनको बचा नहीं पाता। और यही अगर भारत के साथ होता है, तो कतर का एग्जांपल आपको देते हुए हम बताते हैं कि ऐसा भारतीयों के साथ क्यों नहीं होता। यही तो हमारी कूटनीति की जीत है, यही डिप्लोमेसी की जीत है, और यही मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिनको लोगों को आप समझना पड़ेगा। इसी के साथ आज का मुद्दा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।